हरिओम सभी को। आज हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि एक जैसे सेल आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज का मेनली 4 टाइप है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो जो अभी इनके सब डिविजन्स हम देख लेंगे। एपिथेलियम मेनली जो होती है वो सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऐसे 2 टाइप होते हैं। फिर उनके ये और सब टाइप हैं। फिर कनेक्टिव में ये सब टाइप्स हम आगे धीरे-धीरे देखेंगे और एक-एक करके इसको समझते जाएंगे। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इस तरह का है। एपिथेलियल ये है जो स्किन के लिए निर्माण करता है। मसल टिश्यू को भी डिटेल में पढ़ेंगे और नर्वस टिश्यू जो कि ब्रेन में काम आएगा। अभी लेट्स स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किसी भी ऑर्गन का ऊपर का हिस्सा है जिनको ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि जो ट्रैकिया है उसका ट्रैकिया जो हमारी रेस्पिरेशन विंड पाइप जिसको बोलते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग ऊपर की जो बनी होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। इसका फंक्शन क्या है? पहला तो प्रोटेक्शन, कि वो बाहर से सेपरेट करता है किसी दूसरे भी ऑर्गन से उसको। इट क्रिएट्स ए बैरियर, है ना? तो वो बैरियर बना देता है और उसको प्रोटेक्ट ऑर्गन को इंजरी और फ्रिक्शन से बचाता है। दूसरा जो लेयर होती है वो सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस करती है, कई बार एंजाइम करती है। तो डिफरेंट रोल के अकॉर्डिंग वो अलग-अलग काम करती है। जैसे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है उसमें सीलिया होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ भी अंदर जाता है तो उनको फॉरेन जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ भी जो नहीं जाना चाहिए उस ऑर्गन में, उनको जाने से वो सीलिया उनको रोकते हैं। और जो लाइनिंग होती है अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक में होगी तो वो क्या रिलीज करेगी? वो एंजाइम रिलीज करेगी जो कि डाइजेशन में ईज़ी होगा। All of the body glands are formed from ingrowth of the epithelium। जो भी अंदर के वो उसी को ही अलग-अलग शेप लेकर बाकी चीजें बनी भी होती हैं। और इससे रिलेटेड जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या-क्या होगा? एक्जिमा। तो इससे जो भी स्किन रिलेटेड डिजीजें होंगी वो इसमें प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, जो कि रैशेस हो गए, जैसे बाकी भी चीजें। व्हेन कैंसर डेवलप्स फ्रॉम एपिथेलियल, तो इसको हम कार्सिनोमा बोलेंगे। जो स्किन का कैंसर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वो कार्सिनोमा है, दैट इज स्किन कैंसर। एपिथेलियल सेल इन द एयरवेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्थमा। ओके, अभी एस्थमा क्या है? जब वही ट्रिगरेंट होते हैं, वो अलर्जेंस होते हैं जो कि हमारे जो एपिथेलियल लेयर है उसको स्वेल अप कर देते हैं। जो स्वेल हो जाता है वो रिएक्शन है उन एलर्जेंस के लिए, जो कि एपिथेलियल लेयर में जो टिश्यूज हैं वो फाइट कर रहे हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट से, जिसके लिए वहां पे इन्फ्लामेशन मतलब कि उसके अगेंस्ट जो फाइट हो रही है उसकी वजह से वहां रेडनेस हो जाती है। तो उसी चीज को इन्फ्लामेशन कहा जाता है। तो ये जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से जो आपकी ट्रैकिया है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसका जगह कम हो जाती है, कम एयर एक बार में अंदर जा पाएगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो हमने जैसे देखा कि वो प्रोटेक्ट करता है, फिर वो यहाँ गैस्ट्रिक जूस तो एंजाइम्स बनाएगा। अभी ये 2 तरह की है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के ये कुछ-कुछ टाइप्स हैं। सिंपल मतलब कि उसमें सिंगल लेयर ही होगी। अब ये वो हो सकता है कि जो उसमें जो सेल हैं वो फ्लैट हों या फिर क्यूबॉइड शेप की हों या पूरा ऐसे पिलर पिलर की तरह हों, टॉल सेल जिनको कि हम कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। पर ये सारे टाइप ही, क्योंकि सिंगल लेयर ही है, सेल का साइज शेप अलग-अलग है। तो इसकी वजह से ये सारे टाइप हैं सिंपल एपिथेलियल के। और क्या-क्या नाम है? स्क्वैमस, फ्लैटन, स्क्वैमस, क्यूबॉडिकल और कॉलमनार। कॉलम्स बहुत सारे बने हुए होते हैं इसमें। और अब इसका दूसरा टाइप है जो स्ट्रेटिफाइड है। तो ये सिंपल में एक ही लेयर है और स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उनके हमने ये पढ़ ही चुका है। अब ये कहाँ-कहाँ होते हैं? जो आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये एकदम पतली होती हैं, सिंगल होती हैं और ये छत बनाने, किसी भी ऑर्गन की मतलब पेवमेंट, ऊपर की तरफ रूफ बनाने का काम करेगी। और इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो इसमें भी सेंटर में होता है, इसमें भी सेंटर में होता है। और जो कॉलम है, पिलर जैसी है, इनमें न्यूक्लियस जो है बेस की तरफ होगा, बाकी इन दोनों में सेंटर में होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ-कहाँ होते हैं? इसोफेगस में,
माउथ के लाइनिंग में, एल्वियोलाई में होते हैं, ब्लड वेसल में होते हैं। ये क्या करते हैं, टिश्यू को कोई इंजरी से इनसे बचाएंगे और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कौन सा एपिथेलियम? स्क्वैमिश एपिथेलियम। और जो क्यूबोडिलल है एपिथेलियम, वो उसमें क्या है, ये राउंड है। और कहाँ-कहाँ होते हैं ये वाले? होंगे किडनी में और सलाइवरी ग्लैंड में। ऊपर वाला कहाँ था? ईसोफेगस में, माउथ के लाइनिंग में, एल्वियोलाई में और ब्लड वेसल्स में। तो ये गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करता है। और क्यूबोडिकल कहाँ हेल्प करता है? किडनी में और सलाइवरी ग्लैंड्स में। ओके, तो अब जो बचा हुआ कॉलमिनार, जो कि पिलर जैसा है, ये सीलिएटेड है ये वाला। तो है ना, तो ये सीलिया एक तो हमारी उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, जहाँ से हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। यही हमारा लंग्स में भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सीलिएटेड एपिथेलियम होती है ना। तो ये इस तरह से फॉरेन ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रोकती है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये आ गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, मतलब कि इसमें बहुत सारी लेयर हैं, सेम ही है पर बहुत सारी लेयर हैं। कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप्स, कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर्स, pushes cell above nearer and nearer surface when they are shed। तो एक्चुअली क्या होती है, एपिथेलियल लेयर तो जो ऊपर ही ऊपर की होती है, वो वेयर टेयर में हमारा न्यू सेल जनरेट होती रहती है, नई सेल बनती रहती हैं। तो वेयर एंड टेयर में जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं वो इस तरह से हेल्प कर देती हैं। सिर्फ इनके हम जल्दी जल्दी नाम देख लेंगे, स्ट्रेटिफाइड में भी और स्क्वैमश है स्ट्रेटिफाइड, और उसके बाद क्या है, जो कैरेटिनाइज्ड है, वो जो पिगमेंट है जो कि कलर प्रदान करता है। तो कुछ में ये होता है, कुछ में नहीं होता है। जिनमें होता है वो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल, जिनमें नहीं है वो नॉन कैरेक्टराइज्ड। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये और एक इसी का ही टाइप है। अब इसके उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये होगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में ये होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो सेल्स हैं आर मोर वाइडली स्प्रेड देन फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू, दूर दूर हैं। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ये इनमें क्या क्या आ जाएगा? फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, मस्ट सेल्स, है ना। तो और इसमें और क्या क्या चीज आएंगी? इसका फंक्शन क्या है? It provides support, a transport material from one part of the body to another, store energy, protection, insulation। ये सब हम किस में देख रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू में। ओके, तो ये अभी हम टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। ये लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, उसके बाद रेटिकुलर टिश्यू, डेंस कनेक्टिव, कार्टिलेज, बोन, फ्लूइड। अब फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा और लिम्फ आ जाएगा। तो ये इस चार्ट से आप उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और जब हम सारे डॉट कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें ये जो फर्स्ट था ये हमें समझ में आ जाएगा, जो चार्ट था ना जो बड़ा था ये वाला। फिर जब हम इसको देखेंगे तो हमें फिर जल्दी जल्दी हमारे लिए इजी हो जाएगा कि किसमें क्या आ रहा है। ओके, तो वी आर हियर। ये सारे ही टाइप हैं, ये इसी में सबसे ज्यादा डिविजन्स हैं और ये बड़ा भी है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे, लूज एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, ये सबसे ज्यादा जनरल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मस्ट सेल और मैक्रोफेज ये सब इलास्टिक और कोलेजन फाइबर से सेपरेट होते हैं, है ना। कोलेजन जो है वो मसल के लिए बहुत ही सही काम करता है। और धीरे धीरे एज के साथ कम होता है तो फिर हमें इसकी हमारे शरीर में ये कम होता जाता है, तो इसीलिए रिजिडिटी हो जाती है। जो हमारे जो नीज वगैरह में दर्द होने लग जाते हैं घुटने में, तो बोलते हैं कि यहाँ का लिक्विड कम हो गया। तो जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, और दूसरा आपके कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे रिजिड हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, कोलेजन बनना भी थोड़ा थोड़ा एज के साथ कम हो जाता है। तो आजकल बड़े सप्लीमेंट्स चल गए हैं कोलेजन वाले, जो कि वेज सोर्सेस से भी हैं और नॉन वेज से भी हैं। लूज एरुलार कनेक्टिव टिश्यू, तो अभी उसी का ही आगे में सब जगह होता है।
टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इट कनेक्ट सपोर्ट्स फ्रॉम अदर टिश्यूज, जैसे कि अंडर द स्किन, मतलब क्या है, ये आपके स्किन को रिजिडिटी प्रदान कर रहा है कि वो फर्म दिखे, यंग दिखने के लिए आजकल उसका बड़ा यूज हो गया है कि आपके रिंकल्स ना आए। तो इसीलिए कोलेजन जो है आजकल ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी यूज होने लग गया है। अदर देन ये कि आपका जो नी पेन वगैरह को तो ये कम करता ही है। एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोज टिश्यू है, ये जो है फैट सेल्स हैं, ये इसमें क्या होते हैं, फैट ग्लोबुलस होते हैं इन द मैट्रिक्स। तो मतलब इसको एडिपोज का जब भी नाम सुनोगे तो आपको फैट सेल याद आ जाना चाहिए। अब ये दो तरह का है, व्हाइट और ब्राउन। व्हाइट कहाँ पे होता है, जो ओबीज लोग होंगे ना, या और उनमें ज्यादा ये दिखेगा, किसकी मुताबिक किसके कंपेयर में, जो कि अंडरवेट है। और एडिपोज मतलब कि क्या है, फैट किस में ज्यादा होगा उस हिसाब से आप सोचेंगे तो इजी हो जाएगा कि मोर फैट इज देयर, और ये ज्यादा वाइटिश है, उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है। साइड्स का है, डीपर लेयर ऑफ द स्किन, बटक, जहां जहां भी वो फैट चिपक सकता है। अराउंड किडनीज, किडनीज में जब जो एक्चुअली जो किडनी होते हैं ना हमारे, वो किसी भी और ऑर्गन से सपोर्टेड नहीं होते हैं, दोज आर हैंगिंग। उनका प्रोटेक्शन सिर्फ लिपिड ही है, जो लिपिड मतलब कि फैट, जो एडिपोज टिश्यू है सिर्फ वो ही उसको बाकी इंजरीज से बचा रहा होता है। जैसे हमारे लंग्स को, हार्ट को क्या बचाता है, रिब्स बचाता है, बट हमारे बोथ द किडनीज आर जस्ट हैंगिंग देयर। उनके चारों तरफ जो फैट है सिर्फ वही उनकी प्रोटेक्शन लेयर होती है। तो जो ये इसलिए उसका हैबिट है, उसको चाहिए, स्टोर करेगा जो भी ज्यादा फैट आ रहा है बॉडी में। और बटक्स और ब्रेस्ट, ये तो हमारे, हम रोज ही यही गाना गाते हैं कि कहाँ कहाँ हम ज्यादा हमारा फैट डिपोजिशंस हो जाते हैं और हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज हैं वो न्यूबॉर्न बेबीज में ज्यादा होते हैं। इसमें मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क है देन व्हाइट एडिपोज टिश्यू, मतलब इनमें ना कैपिलरी नेटवर्क ज्यादा है किसमें, और ये बेबीज में ज्यादा होते हैं। व्हाइट किस में है, जो ओबीज में, और ब्राउन किस में है, जो न्यूबॉर्न बेबीज में है। इनसे कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कम हीट प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू व्हाइट वन। व्हाइट से ज्यादा उन लोगों को ज्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जो ब्राउन है वो न्यूबॉर्न, उनको तो हमें ज्यादा रैप करके रखना पड़ता है एज दे आर बॉर्न ना, उनको हमें ठंड, उनको हाइपोथर्मिया जल्दी हो सकता है, इसलिए हम उनको हमेशा कवर करके अंदर वाला यूट्रस वोम में जो एटमोसफियर होता है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कोजी और थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। अभी टाइप ऑफ डेंस कनेक्टेड टिश्यू, डेंस कनेक्टेड टिश्यू फिर से दो टाइप का है, फाइब्रस, इलास्टिक। फाइब्रस टिश्यू, जो फाइबर टिश्यू है वो क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब पास पास है, एकदम चिपके हुए होते हैं कोलेजन फाइबर से। और ये कहाँ कहाँ होता है, तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा लिगामेंट, टेंडन, फेशिया। ठीक है, तो फाइब्रस टिश्यू कहाँ है, लिगामेंट, टेंडन, फेशिया, ये किसके इन फाइब्रस टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। जो इलास्टिक टिश्यू है वो इलास्टिसिटी प्रदान करता है, जैसे कि हमारे एलिविलाइज हैं, वो पूरा इतना फैल के इतनी गैस को होल्ड कर लेंगे, फिर चिपक के छोटे हो जाएंगे, तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ही हो पाएगा। तो इलास्टिक टिश्यू का एग्जाम्पल याद रखने के लिए एल्वेलाई और लंग्स याद रखिए, क्योंकि वो एकदम से पूरा एक्सपैंड होते हैं, दे होल्ड मोर एयर। अभी आ गए हम कार्टिलेज पे। कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, बोन जैसी नहीं होती है, पर सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, जैसे नेजल सेप्टम हो गया, आपके ये जो कान का है, ये सब हमारे कार्टिलेज में आ जाता है, जो कि दो मतलब हार्ड है पर इतना हार्ड नहीं है जैसे कि बोन। ठीक है, तो सेल्स आर स्पेयर एंड लाइन एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रिइंफोर्स्ड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, मतलब उनमें थोड़ी इलास्टिसिटी है। अभी कार्टिलेज के टाइप, एक हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज यानी कि उससे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। हाइलिन, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट, स्मूथ सरफेस ऑफ द मूवमेंट एट द जॉइंट्स, है ना। तो ये कहाँ कहाँ होती है, कोई भी लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन किसकी होती है, हाथ की और पैर की होती हैं, तो उनके एंड में हाइलिन कार्टिलेज आपको मिल जाएगी। ये और क्या क्या पार्ट्स बनाती हैं, पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स बनाती हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई।
ठीक है? पर आप इसको इससे याद रखिए कि ये क्योंकि मोबिलिटी प्रदान करती है तो हाथ और पैर की बोन जो होती है लॉन्ग बोन में आती है और उनके एंड में ये हमको मिलता है। फाइब्रो कार्टिलेजेस ये टफ होती हैं, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती हैं, वो ज़्यादा प्लास्टिक वाली ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी, है ना? तो ये क्या होंगी 2 हमारे वर्टेब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, वहाँ पर जो पैड्स बिटवीन द 2 डिस्क जो आपका वर्टेब्रल डिस्क है उनके बीच में और प्यूबिक बोन में होती है। प्यूबिक बोन जो आपका पेल्विक गर्डल है, ये प्यूबिक बोन आपका हिप एरिया के पास, तो वहाँ पर ये होता है। अब ये बोन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। ये इसका शाफ्ट होता है, ये बाहर की लेयर है, इस तरीके से। 2 तरह के बोन होते हैं, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट जो होता है वो एकदम सॉलिड होता है और स्पॉन्जी में फाइन कोम्ब जो अपना हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे उस टाइप का होता है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी में कैसे होगा? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर और कॉम्पैक्ट पूरा सॉलिड वाला होगा। अब ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना, इसमें 2 चीज़ आएगा, एक तो ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा। ब्लड आपने पढ़ा ही होगा, उसमें 3 होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं और लिम्फ जो होता है वो क्या बोलते हैं ये एक ड्रेनेज मतलब ब्लड जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसमें जो ड्रेन होता है वो लिम्फ होता है जो कि नोड्स लिम्फ नोड्स के थ्रू एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड होता है और एक इसका पार्ट है ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है ठीक है इसके जरिए इसमें बहुत ही चुन चुन के कि इसको जाने देना है इसको नहीं जाने देना है हर जगह पे इसमें है ना बहुत सारे आप ये सोचिए जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो स्कैनिंग वाले बंदे खड़े होते हैं ना जैसे जितनी स्कैनिंग होती है तो लिम्फ वैसे ही हर मॉलिक्यूल को आगे अपने बॉडी में स्कैन करके पहुंचाता है इस तरीके से याद रखिए उसमें जितनी भी आपको कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वहां पे उनको मार दिया जाएगा तो उसके बड़े सारे चेक्स होते हैं तो इसीलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम लिम्फ नोड और यही बोलते हैं कि जहां जहां लिम्फ नोड होता है वहां पे वो बहुत जल्दी फैल जाता है तो जैसे जो कैंसर है वो भी जहां लिम्फ होगा वहां जल्दी स्प्रेड हो जाता है तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया है ना अगर ये अंदर वाले डाइजेस्टिव जिधर की तरफ आएंगे तो उधर तो बहुत सारा लिम्फ के पूरे सर्कुलेशन है तो उस आदमी को बचाना ज्यादा मुश्किल है उसका सर्जरी होगा तो ज्यादा ऑर्गन्स को सर्जरी करके निकालना पड़ेगा क्योंकि लिम्फ के थ्रू कैंसर हर जगह फैल चुका है पर जबकि कुछ कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे कि ये गले का कैंसर यहाँ पे लिम्फ कम है तो इसकी वजह से जो जिनको इस टाइप का होता है उनका सर्जरी से वो पार्ट रिमूव हो जाता है और वो उनकी लाइफ सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसा ही ब्रेस्ट कैंसर में भी टाइमली डिटेक्ट हो तो इंसान को बचाया जा सकता है जल्दी क्योंकि वहां लिम्फ की मात्रा कम है उधर तो अभी टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू तो ये 3 तरह के मेनली 3 मस्कुलर टिश्यू होते हैं स्मूथ होते हैं कार्डियक और स्केलेटल स्मूथ जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं वो हमारे बस का नहीं है तो जहाँ पे भी जैसे इन अपना डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया लंग्स हो गए जहाँ पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है वो ज्यादातर वहाँ पे स्मूथ मसल मिलती है जो कार्डियक मसल होती है वो दैट इज लिमिटेड टू हार्ट वो हार्ट में ही होती है और कार्डियक मसल का जो मसल्स हैं वो बनी होती हैं मायोसाइट से और वो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने में वो मायोसाइट्स ही हेल्प करती हैं उनकी वजह से ही वो पंप एक्शन हार्ट का हो पाता है और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमें मूवमेंट प्रदान करती हैं अपना स्केलेटल सिस्टम है वो हमें एक ढांचा देता है मजबूती देता है पर उसको मूवमेंट के लिए जो स्केलेटल मसल है उसकी वजह से और जॉइंट्स की वजह से हमारा शरीर हम एक गति प्रदान हो पाती है हम कुछ भी कार्य कर पाते हैं तो स्केलेटल मसल जो होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और स्ट्रेटेड होती हैं स्ट्राइप्ड होती हैं जो नॉन स्ट्राइप्ड मसल है वो है स्मूथ मसल और क्योंकि ये वाली भी ये स्मूथ मसल ये नॉन स्ट्राइप्ड है ये वाली वॉलंटरी वाली स्ट्राइप्ड मसल है ओके अभी ये स्केलेटल जो टिश्यू है इसका जो ये सार्कोलेमा होती है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको याद रखिए ये बहुत जगह पे आपका काम आएगा सार्कोलेमा जो स्केलेटल मसल की जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि हम योगा साधक हैं तो अगर हाथ हिल रहा है या हाथ की कोई मूवमेंट हो रही है तो वो कैसे स्टार्ट होती है वो हमें तो जानना साइंटिफिकली मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है तो जो ये इसकी बाहर की लेयर है वो बिल्कुल इस तरह से काम करती है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है वैसे ये इस वाले को सार्कोलेमा बोलते हैं
है ना? तो ये बाहर वाली लेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका नाम आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक है? ये स्ट्राइप्ड है, वॉलंटरी है, स्ट्राइप्ड है, वॉलंटरी है, स्ट्राइप्ड है, और इसकी वजह से मूवमेंट मिलती है। और इसकी बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। और किसी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सार्कोमियर है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, जो सार्कोप्लाज्म है, अब इसके अंदर जो है वो सार्कोप्लाज्म है। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे सार्कोप्लाज्म, बाहर वाली लेयर सार्को लेमा मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होते हैं? बंडल ऑफ मायोफिल फिब्रिल्स होते हैं, जो कि ये बहुत सारे धागे धागेदार संरचना होती है, और उनके बीच में सैक्रोमियर होती है। तो जब वो छोटी बड़ी होती है या उसमें कंट्रैक्शंस होते हैं तो पूरे बॉडी में एक कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। वो कैसे होगा वो अलग से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि उसको भी हमें पढ़ना है। जो मायोग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है जो यहाँ पे बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करता है। ओके, ये जो सार्कोमियर, ये देखो, a microfibril has repeated series of dark and light bands consist of unit called sarcomere. तो अपना मसल कंट्रैक्शन की यूनिट ये है sarcomeres. A sarcomere represents the smallest functional unit of skeletal muscle fiber and consists of thick filament. जो थिन होते हैं वो एक्टिन है, और जो बड़े जो ज्यादा हैं, जो पॉलीमर हैं, वो है मायोसिन। इसका फोटो, ये जो पतले वाले दिख रहे हैं, ये पतले वाले एक्टिन है, और जो मोटा है वो मायोसिन है। ओके, पतले वाले जो हैं वो एक्टिन है, और मोटे वाले इसमें मायोसिन होंगे लेयर। और ये वाला जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मायोफिब्रिल्स है, और उसमें जो एकदम जो छोटा यूनिट है इसके बीच के बैंड का, ये एक सैक्रोमियर हो गया। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके जो दोनों तरफ ये बड़े काले काले डॉट दिख रहे हैं, ये है ना, इसको जेड लाइन बोलते हैं। जो सेंटर है इसको एम लाइन बोलते हैं, इसको एम लाइन बोलते हैं। और ये जेड लाइन, जब जेड लाइन पास में आती है तो एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और जब दूर चली जाती है तो वापस वो रिलैक्स हो जाती है मसल। क्लियर है ना? दोनों तरफ के एंड को जेड लाइन बोलते हैं, बीच में एम लाइन बोलते हैं। और पतले फाइबर को बोलते हैं एक्टिन, और मोटे वाला होता है मायोसिन। और जब ये दोनों एंड पास में आते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन की बेसिक यूनिट है सेक्रोमियर। और उससे बड़े बंडल जो बहुत सारे उसके जैसे बंडल मिलके बनाते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है? जो इसकी लेयर होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, ऊपर की मेम्ब्रेन को। ये हो गया। जो स्मूथ मसल है वो हम पढ़ चुके हैं ना, कार्डियक। ओके, ये सिर्फ हार्ट में होता है, और इसकी बेसिक ये मायोसाइट से मिलके बना होता है। कॉन्ट्रैक्शन वहीं पे मायोसाइट ही जनरेट करते हैं इसका। कंपैरिजन, स्मूथ मसल कहाँ होगी? जो भी इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी पासवे, डाइजेस्टिव, इन सब में होगा ये। और कार्डियक हार्ट में होगा, स्केलेटल अटैच टू बोन्स होगा। नर्वस टिश्यू, ओके, ये ब्रेन में होगा, राइट? और इसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। एक्साइटेबल सेल्स न्यूरॉन्स, एंड नॉन एक्साइटेबल सेल न्यूरोगेलिया बोलते हैं। इसका काम क्या है? इरिटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, मतलब द कैपेसिटी टू रिएक्ट टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। मतलब कोई भी सिग्नल मिला तो जो रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं इसी चीज को, कि वो रिएक्ट करता है। कंडक्ट मतलब कि वो इंफॉर्मेशन को आगे कंडक्ट करता है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, तो वो आगे बढ़ाने का इंफॉर्मेशन को काम करता है। अभी एक हम न्यूरॉन की संरचना को जानेंगे, है ना? तो ये बेसिक यूनिट है इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसी के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से वो आगे प्रोग्रेस करते हैं। ओके, तो ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये इसके हो गए डेंड्राइट्स, ठीक है? और इसकी सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, ये वाली। ये वाला हो गया माइलिन शीट, ये एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए। तो क्वेश्चन कभी कभी होता है कि डेंड्रॉइड्स जो हैं
वो इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स द बॉडी ले जाते हैं या अवे फ्रॉम द बॉडी ले जाते हैं? बताइए कोई। डेंड्रॉइड्स कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल और अवे फ्रॉम द सेल? towards the मैम cell, टूवर्ड्स द सेल। towards the cell. टुवर्ड्स द सेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है ये वाला। और कभी भी दो न्यूरॉन आपस में एकदम पूरे जुड़े हुए नहीं रहते, उनके बीच में ना स्पेस होती है, और वहां वो आपस में कैसे बातें करते हैं, मतलब इधर की इंफॉर्मेशन इधर कैसे जंप करती है, तो देर इज सम केमिकल कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। तो वो या उसमें उसके थ्रू वो सिग्नल इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन होगा। मतलब वो सिग्नल को यहाँ पे आया वो और हर एक न्यूरो ट्रांसमीटर का एक रिसेप्टर होता है, मतलब एसिटाइकोलिन है तो एक उसी को रिस्पॉन्ड करने वाले रिसेप्टर्स आगे ऑर्गन्स में होंगे, तभी वो काम करता है। ऐसे कि इसकी चाबी, ये एक ताला है और इसकी एक चाबी है, वो ताला चाबी से मिलेगा तभी आगे काम हो पाता है। न्यूरोगेलिया, तो न्यूरोगेलिया फॉर्म द सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स, ये उसको बचाता है। दे आर एसेट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स, इसको छोड़ देते हैं। ओके, ये न्यूरोगेलिया हो गया। एस्ट्रोसाइट्स जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये मतलब जैसे कि वो रिलीज हुआ, क्या बोलते हैं, एसिटोकोलिन, तो ये जब होते हैं तो ये उनको खा जाता है एसिटोकोलिन को, मतलब अगर उसका रिएक्शन कम करना है तो ये उस टाइम पे काम में आते हैं। ये चार तरह की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस देगी, सेरस, साइनोवियल और क्यूटेनियस। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ हो सकती है, जहाँ पे भी आपको, जैसे कि गले में होगी, ताकि वो म्यूकस प्रोड्यूस करके हम फूड को आराम से निगल पाए, है ना, इस तरीके से। तो इस पिक्चर से हम उसको याद रख लेंगे। सेरस मेम्ब्रेन जो होती है, इट सीक्रेट्स वाटरी फ्लूइड। अब ये कहाँ होती है, ये एपिथेलियम में होती है ना, एपिथेलियम लेयर में होती है सीरस मेम्ब्रेन। और कैसे क्या निकलता है इससे, वाटरी सब्सटेंस निकलता है। ये नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्लूरा होता है जो कि थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग होती है एंड सराउंडिंग द लंग्स। पेरिकार्डियम में होता है, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, है ना, जो ये फर्स्ट लेयर है, जो इनिशियल लेयर है, क्योंकि एपिथेलियल लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो एपिथेलियल लेयर जो अगर थोरेसिक कैविटी में है उसको हम प्लूरा बुलाते हैं। वही लेयर अगर हार्ट में है तो उसको पेरिकार्डियम बुलाते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर की ही यहाँ बात हो रही है, और वही जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो पेरिटोनियम है। तो ये नाम अलग है, तो अच्छा है आपको एक एक चीज पता चल रहा है कि बाहर की आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियल जो कि थोरेसिक कैविटी की, उसको प्लूरा बुलाएंगे, कार्डियक की पेरिकार्डियम बुलाएंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे पेरिटोनियम बुलाते हैं। अभी साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द जॉइंट्स एंड कैविटीज। इस वर्ड से ही हमें समझ में आ जाएगा कि साइनोवियल किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट सीक्रेट्स क्लियर स्टिकी ऑयली साइनोवियल फ्लूइड जो कि लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारे तो घुटने खराब हुए, इनके बीच का जो ऑयल था वो कम हो गया, तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड की भी यहाँ बात हो रही है, अदर देन अदर सब्सटेंस जो कि इलास्टिसिटी मेंटेन करने में काम आते हैं। ये दो बोन है, यहाँ आर्टिकुलेट हो रहे हैं, और उस जहां आर्टिकुलेट होते हैं वहां जो हाइलिन कार्टिलेज यूज होती है, जो कि हमने पढ़ा था ना, लॉन्ग बोन्स के एंड में जहां पे जॉइंट होते हैं उधर पे ये हाइलिन कार्टिलेज होती है, इधर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी क्यूटेनियस, क्यूटेनियस वो भी स्किन से रिलेटेड ही है, ठीक है। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन सी, ये म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सीरस, और ये क्यूटेनियस, ठीक है। अभी ग्लैंड्स, ये हम जल्दी जल्दी जान लेंगे। जो डक्ट वाला होता है और बिना डक्ट वाला होता है। जो डायरेक्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है, जो डक्ट वाले होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड,
एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्टलेस होता है और डायरेक्टली वो जो भी हार्मोन है, जो केमिकल है हार्मोन, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, तो दे डोंट हैव एनी डक्ट। ये भी एपिथेलियल सेल जो होते हैं इनके इस तरह से बने होते हैं कि उनमें इट्स इजी टू रिलीज हार्मोन और केमिकल जो भी कि आगे सेल को चाहिए। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हो गया। ये इस चीज की बात हो रही है, जो हमारा इस तरह के जो ट्यूबुलर संरचना बनती है ना, ये तो इनके बीच में एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहीं पे इन्हीं में स्टोर होके रहते हैं और फिर धीरे 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 निकलते हैं। ये एल्यूविलार वाला है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के टाइप बता रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये यूज हो रहा है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ओके, तो आप बताइए कि हमारे शरीर में कितने मसल हैं टोटल, अंदाजा, क्योंकि ये डिबेटेबल है, कहीं कहीं पे 700 लिखा है। 600 से ज्यादा होता है। 600 है। हाँ, कहीं कभी 650 होता है, कभी 700 होता है, तो इसका कोई फिक्स तो है नहीं, बट 600 से 700 की एक रेंज हम लगा लेते हैं। हर बुक, हर ऑथर में अलग अलग चीजें दी हुई होती हैं। और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी कौन सी है? आप ये फोटो देख पा रहे हैं ना, इसमें ये देखिए आप जो चीक, ब्रेन नहीं, जो आप ये चीक वाली मसल देख रहे हैं मैंडिबल के ऊपर, जो यस जहां में मैम, मेरा कर्सर है, अभी देखिए आप ये फोटो देख पा रहे हैं या बड़ा करना होगा? मैम थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना। मैसेटर मसल, ये देख पा रहे हैं अभी? ये मैंडिबल के ऊपर जो मसल दिख रहे हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, मोस्टली सब एग्री करते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है मैंडिबल के ऊपर, जहां मैं कर्सर दिखा रही हूँ, मैसेटर, राइट। ओके, तो अभी ये हमारे ऊपर की मसल्स हम देख ही लेते हैं। ये फ्रंटल बोन है तो इसके ऊपर जो मसल है वो फ्रंटलिस हो गया। ये टेम्पोरल बोन है तो टेम्पोरलिस हो गया। इस तरह से इनको याद रखना भी इजी हो जाता है। ये आंख है तो आंख को ओक्यूलो बोलते हैं, तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, है ना। ये जाइगोमेटिक बोन प्रोसेस है, जाइगोमेटिक प्रोसेस, यहाँ पर नोज के पीछे जो साइनस होता है, जाइगोमेटिक प्रोसेस ये वाली, तो ये जाइगोमेटिकस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्यूसिनेटर, और ये इंपॉर्टेंट है ना, स्टर्नोक्लेडोमस, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक मसल है ना, जब हम टर्न करते हैं तो ये जो यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, SCM इसका नाम है, स्टर्नोक्लेडियोमस। ये इसको SCM के नाम से ज्यादातर एनाटॉमी में बुलाते हैं। ये जो स्ट्रेच मसल, जो हम टर्न करेंगे एकदम बढ़िया स्ट्रेच आता है नेक में, तो ये वाली मसल है, इसको याद रखिए। कंधे की मसल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ट्रेपेजीज है ये वाली, शोल्डर पे जो दिख रही है, जहां पे मेरा कर्सर है अभी। हाँ, तो इनके नाम आप थोड़ा याद रख लीजिए। ये ट्रेपेजीज है, ये SCM है, क्योंकि जब हम नेक के सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे तो हमारी नेक में कहाँ मूवमेंट्स हो रही है हमें पता होना चाहिए, तो ये SCM है। ओके मैम, ओके, HCM। हाँ, SCM शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है स्टर्नोक्लिडोमस। STM इसका नाम, ओके। SCM, S से स्टर्नो, C से क्लीडो, मस, स्टर्नोक्लिडोमैस्टॉइड। हाँ, मैस्टोइड पूरा। तो ये SCM आप याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेपेजीज इंपॉर्टेंट है, बाकियों को इजी आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि फ्रंटल बोन तो फ्रंटलिस, टेम्पोरल बोन तो टेम्पोरलिस, और ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए हम इसको याद रखेंगे ही, मैसेटर जो कि मैंडिबल के ऊपर है, राइट। अभी आप मुझे बताने वाले हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी कौन सी है, क्योंकि ये तो जीके का क्वेश्चन है। मैम, ईयर की है, कान में होता है मैम। आना, तो उसका नाम बताइए ना, आप UGC के स्टूडेंट हैं, एकदम नाम पता होना चाहिए। स्टेपीज, इनकस और रेडियस।
ये जो आपने Stapes बताया ना अभी, मेलियस इनकस स्टेपीज, ये 3 बोन होते हैं, ऑसिकल्स होते हैं जो कि मिडिल ईयर में होते हैं, है ना। तो जो लास्ट वाला है स्टेपीज, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, वो सबसे छोटी बोन जी है मैम। बॉडी की। तो उसमें जो स्टेपीज में जो मसल है उसको बोलते हैं स्टेपिडस, है ना, स्टेपिडस। ये स्मॉलेस्ट बोन मसल होता है। बोन कौन सा है? स्टेपीज। और मसल कौन सा है? स्टेपिडस, क्योंकि वो उसी के चारों तरफ उसी को अटैच करने में काम आता है। जहां बोन होगी वहां एक मसल होगा, तभी मूवमेंट होगी। तो दैट वे आप याद रखना है, और इजी याद रखना क्योंकि स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज है और स्मॉलेस्ट मसल हो गया स्टेपिडस, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो देर आर ऑलमोस्ट 640 मसल्स, जो कि डिबेटेबल है, हर ऑथर के हिसाब से अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मैसेटर हो गया। लार्जेस्ट मसल ये मैं नहीं अभी दिखा रही हूँ, या दिख ही गया है बता दीजिए कोई। इसकी होती है ग्लूटस मैक्सिमस। यस, तो ग्लूट्स कहाँ होते हैं? लोकेशन बताइए कोई। ग्लूट्स, जो जिम गया होगा उसको तो बड़े अच्छे से पता होगा। एरिया। यस, तो ये हिप वाली जो आप देख पा रहे हैं ना, ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप वाला, जहां मेरा कर्सर है ये, ओके। ग्लूटियस मैक्सिमस। अब ये थोड़े बहुत और मसल हम देख लेते हैं। ये जो हमारा एब्डोमिन, चेस्ट के नीचे का एरिया, हाँ, चेस्ट यहां से शुरू हो गया यहां तक। तो इसमें ये इसको बड़ा करना है क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो? थोड़ा सा बड़ा कर। अभी आप बाकी ना स्क्रीन से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ऊपर का एरिया, ये है पेक्टोरलिस मेजर, ओके। ये है रेक्टस एब्डोमिनस। इसको इजी याद हो जाएगा क्योंकि एब्डोमिन से एब्डोमिनस हो गया। ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्योंकि साइड में जो हो गया वो हो गया ट्रांसवर्स। जो इधर सेंटर में जो जा रही, जहां एब्स वाला है, ये एब्स बनेंगे आपके 1 2 3 6 पैक। तो ये जो है ये है रेक्टस एब्डोमिनस। साइड में जो है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। और इंटरनल ऑब्लिक, ये वाले जब हम करेंगे मयूरासन, है ना, तो हमारे इस ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक में ही हम अपने एल्बो को डाल के अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे। ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये वाली थोड़ी और पीछे है। तो इनमें से कोई भी मसल आ जाए तो आपको ऐसे मोटा मोटा कि आपके शोल्डर में कौन सी मसल है, बैक में कौन सी है, तो इनके नाम ना अपना इनके प्रिंट ले लीजिएगा इंटरनेट से या इसी स्लाइड से निकालना के जैसे भी, और अपने एग्जाम के 2-4 दिन पहले इनको 2-3 बार रिवाइज करना है आपको, ठीक है। जो जितने भी मसल हैं एक बार मोटा मोटा इनका नाम देख के रखना है, कोई कौन सा का पूछ लें बता नहीं। तो अब ये शोल्डर का, हाँ, तो ये डेल्टोइड, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, डेल्टोइड वाला। ये जो बाइसेप ट्राइसेप वाला इलाका है इधर, ये वाला डेल्टोइड। ये ट्राइसेप, ये बाइसेप, ये सबको पता है, ठीक है। ये है ब्रेकियोर्डी, क्या है ये? ब्रेकियोर्डियलस, ओके। ये भी हमारा पैर है। ये ऊपर वाला सैटियोरिस, ये है रेक्टस फीमोरिस, क्योंकि यहाँ पे फीमर बोन है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्ग बोन में, सबसे लॉन्ग बोन में आएगा फीमर। तो जो इसके ऊपर जो मसल होगा वो है रेक्टस फेमोरिस। ये जो साइड में है ये है वेटस लैटरलिस, क्योंकि लैटरल मतलब साइड में है। ये वेटस, जी, Vastus. वेस्टस, Vastus. वेस्टस मीडियलिस जो बीच में, लेटरल मतलब साइड में, ये वाला बीच में। अभी ये काफ मसल्स आ गए इधर। काफ मसल्स का मेरे पास अलग से एक फोटो भी है, पर इसका ये मुझे लगा था ना, मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा गैस्ट्रो मतलब तो ये होना चाहिए आपके स्टमक से रिलेटेड, तो इसलिए ये अलग ही है, तो आप याद रख लीजिएगा। थोड़ा इसको और बड़ा करती हूँ।
ये काफ मसल ना, गैस्ट्रो यूजुअली हम स्टमक के लिए यूज करते हैं, पर ये गैस्ट्रो सिनेमस, ईमियस हाँ, नहीं, तो ये वाली गैस्ट्रोइमियस इज साइलेंट, ओके, गैस्ट्रोनेमियस। गैस्ट्रोनेमियस जो ये वाला ये मसल है काफ के, ये वाला, तो आप इसको याद रखिएगा कि गैस्ट्रो स्टमक से नहीं है, ये काफ मसल का पार्ट है। ये टीबिया है, तो ये तो हमें पता ही है, अब तो टीबिया और उसके बाद फिबुला, तो ये जो है टीबिया एंटीरियर, तो जिनके नाम हमें पहले से थोड़े थोड़े पता है वो याद रखना इजी हो जाता है, पर कुछ एकदम से नया आता है तो ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सोलस, मेरे पास काफ का और एक है क्योंकि वेरिकोज वेन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो समझना, क्या जब आएगा उसका नंबर तब, ओके बाद में देखते हैं। एक काफ का और एक बार मैं याद दिला दीजिएगा, हम अच्छे से देख लेंगे उसको, ये वाला होगा पोर्शन, ओके, देख रहे हैं आप काफ मसल्स। जब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा कि वेरिकोज वेन कैसे इफेक्ट होता है, कैसे वहां पे ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बैक टू दिस स्लाइड, ओके, तो ये इसका मैं चाहूंगी आप सब लोग एक एक प्रिंट करके रखें, एज ए योगा साधक हमारे लिए भी इजी है और हमें समझने में इजी हो जाएगा कि कौन सा मसल किधर है। जैसे हम अपने उपनिषद के लिए लिस्ट बना के रखते हैं ना, वैसे एग्जाम के पहले इन मसल्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सबके लिए आसान हो जाएगा। नाम थोड़े से डरावने लगते कभी कभी, बट तो धीरे धीरे 2 बार देखेंगे तो इजी हो जाएगा। Muscular system. Muscular system is an organ system consisting of skeletal, smooth and cardiac muscle, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। It permits movement of the body. Obviously अभी इसकी वजह से ही मूवमेंट होगा, हमारा पोस्चर मेंटेन होगा, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा सब जगह पे, और वर्टिब्रा में ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। नर्वस सिस्टम इसको गाइड करता है। जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट जनरेट होते हैं, नर्वस सिस्टम से। ओके, चलो ये हो गया। मसल्स मेकअप बल्क ऑफ द बॉडी, और हमारा 1/3 हिस्सा जो वेट का है वो मसल ही होता है। हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारे मसल मास कम होता जाता है, और इसीलिए बोलते हैं ना कि अपना बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि सिर्फ जिम से नहीं होता है। योगा के इतने सारे पोस्चर है जो हम दंड लगाते हैं, ये सब मसल बनाने के लिए या मसल को मेंटेन रखने के लिए ही काम में आता है। ब्लड वेसल्स नर्व्स रन थ्रू एवरी मसल्स हेल्पिंग कंट्रोल रेगुलेट ईच मसल फंक्शन। अभी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में दोनों काम करेगा, क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये चिपके हुए तो साथ में स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ही हैं, तभी दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। स्केलेटल मसल्स टाइप्ड होती हैं, वो हमने टिश्यूज में पढ़ लिया था। ओके, फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल क्या है? टेंशन देता है। टेंशन मतलब कि एक मसल जो मसल में एक टोनिसिटी होती है या उसका एक टेंशन होता है, नेचुरल टेंशन नहीं होगा तो वो फ्लैसिड हो जाएगी, और ज्यादा कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगी टेंशन तो वो बन जाएगा स्पास्टिक हो जाता है। जब भी किसी मसल में टोन जो उसका है वो बढ़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्पास्टिक बन जाता है, और एकदम लूज हो जाता है तो उसको फ्लैसिड बोलते हैं। ठीक है, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट, फोर्स जनरेटर सिस्टम, मेंटेन पोस्चर। मसल जो है उनके क्या क्वालिटीज होते हैं? इरिटेबिलिटी मतलब कि रिएक्टिविटी, वो कोई भी चीज के साथ में जो भी सिग्नल आएगा उसकी जगह पे रिस्पॉन्स इसके थ्रू ही होगा। फिर क्या होगा, कैसे होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, तो ये उसकी प्रॉपर्टी में आ गया। इलास्टिसिटी, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी में आ गया। डिस्टेंसिबिलिटी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू बी लेंथन्ड एंड स्ट्रेच्ड, वो लंबी हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, जैसे उस पे जो
उसकी फिजियोलॉजिकल लिमिट है, उसमें वो चीजें स्ट्रेच हो जाती हैं जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं बेसिकली। तो वी आर टेस्टिंग आवर मसल्स और उनकी इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए या थोड़ा और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये काम आ जाएगा। मसल इज स्टिल इलास्टिक अनलेस इट हैज ओवरस्ट्रेच्ड एंड इट विल रिकॉइल टू फॉर्म अ डिस्टेंट लेंथ। अभी एक मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि ये सब चीज स्टार्ट होती है नर्व कंडक्शन से। नर्व कंडक्शन से जो चीजें स्टार्ट होती हैं। ओके, लेट्स वॉच अ वीडियो। हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पढ़े, एक्शन पोटेंशियल होता हुआ देखा और तीसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हुए देखा। तो ये तीनों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी दिया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी दिए हैं और तीसरा एक्शन पोटेंशियल भी दिया है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रूप में। ठीक है, अभी ये मसल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारा, ये काफ मसल्स हैं। द काफ इज द बैक पोर्शन ऑफ द लोअर लेग इन ह्यूमन एनाटॉमी। द मसल विद इन द काफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। पीछे की तरफ जो है ये काफ मसल है। और ठीक है, अब ये देखिए पिछली बार ये इनका जो जब हम पैर ऊपर करेंगे तो जो इनमें छोटे छोटे वॉल्व होते हैं, है ना, कहाँ होते हैं? वीन्स में वॉल्व होते हैं। जो प्रेशर होता है वो नीचे की तरफ वीन में जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है। तो ये मदद करता है कि जो ब्लड है नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे जो इतना भी प्रवाह होगा ब्लड का वो देखिए आप। तो जब ये स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं तो हमें उतना ब्लड नहीं मिल पाता है पैर को। ठीक है, जब इनके बीच में जो वॉल्व बने हुए हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है। ठीक है, जब ये वॉल्व धीरे धीरे एज के साथ में या किसी खराबी की वजह से इनमें कोई परेशानी आ जाती है तो जो ब्लड है इधर जमा हो जाता है, ये स्वेलअप हो जाते हैं और वेरिकोज वेन इस प्रॉब्लम को कहा जाता है। ठीक है ना, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। When walls become defective or weak, second heart can be lead to varicose vein, spider vein, मतलब वो फूल जाएंगी, उनमें ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है ये वॉल्स वगैरह। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी। क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी, हमेशा वीन्स में प्रेशर कम होता है और आर्टरीज में इतना प्रेशर होता है। तो जब भी हमारा ब्लड निकालते हैं सैंपल ना, तो हमेशा वीन से निकालते हैं वो लोग, क्योंकि आर्टरी से निकालेंगे तो उसको बाद में आपका जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। और ऑपरेशन की टाइम पे भी दे आर वेरी केयरफुल कि कोई भी और दूसरा आर्टरी बस्ट ना हो, नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला फिर कल पढ़ लेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। कोई भी माइक खोल के बता सकते हैं। हाँ मैडम समझ में आपने आ जो रहा है। सबसे छोटी मसल, सबसे छोटी बोन बताया वैसे, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बताया वैसे, सबसे लॉन्गेस्ट मसल जो है वो सार्टोरियस है। थोड़ा और तेज बोल सकते हैं? हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट मसल जो है वो सार्टोरियस है, जो थाई में रहती है, ऑब्लिक रहती है, ओके, उसका नाम है वेरी नाइस, सार्टोरियस। वेरी नाइस। तो ये जैसे भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं ऐड कर पाई हूँ तो वो भी आप इसमें लिख दीजिएगा, ग्रुप में ही डाल दीजिएगा उसका फोटो के साथ में, तो अच्छा रहेगा। हाँ, आप थाई का अगर ये दिखाते पिक्चर तो मैं बताता हूँ। ओके, एक मिनट। ये थाई, फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड ये से। रहा, ये रहा, ये रहा सर्टोरियस, ये रहा। हाँ ठीक है, ये वाला मसल। हाँ हाँ, ये दिस इज तो लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। ये यहाँ से प्यूबिक बोन से स्टार्ट हो रहा है और एकदम पूरा लास्ट तक जा रहा है, क्योंकि फीमर, नी तक। जी जी, क्योंकि फीमर, हम इस कॉन्सेप्ट से अगर सब लोग समझे ना कि इसके नीचे क्या है, फीमर, फीमर क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है ना। तो उसके ऊपर जो मसल आ रही है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, तो इसका नाम है सर्टोरियस। ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक आ रही है। थैंक यू सो मच। और दूसरा नाम मैडम, ये जो गैप क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस नाम है ना, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस ग्रुप। तो क्वाड्रिसेप्स का मतलब होता है चार मसल, क्वाड्रिसेप्स 4। हाँ हाँ, ये रहा क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। हाँ हाँ,
वो 4 मसल है। रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट, और ये रेक्टस में एब्डोमिनस भी मसल इसमें एब्डोमिन में है। रेक्टस का मतलब होता है स्ट्रेट। और ट्रांसवर्स, एक ट्रांसवर्स मसल्स है, एक ऑब्लिक मसल है। हाँ, उसके बाद में एक आपने जो एस्ट्रोसाइट बताया था ना मैडम, उसमें एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार जैसे रहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, स्टार का स्टडी। एस्ट्रोसाइट्स बोले तो स्टार जैसे स्टार नर्व सेल दिखी, इसलिए इसको उनको एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। आप इसकी बात कर रहे हो, हाँ, रुको मैं बता, हाँ, वो नर्व से हो गया। अच्छा, नर्व जो है आपने कंडक्शन जो ये हाँ, एसिटाइल कोलिन के वहां पर जो रिलीज होता है ना। नहीं, वो न्यूरॉन्स के बारे में जो बताया था ना, उसके पहले था वो एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा ये एससीएल बोला था आपने, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एससीएम। हाँ, हाँ, वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड 3 नाम है उसको। स्टर्नो बोले तो स्टर्नम से अटैच हुआ है, इसीलिए और उसका नाम क्लीडो बोले तो एसटीएम है। हाँ, राइट। मैस्टॉइड एक्चुअली जो ये आपका दिख रहे हैं टेम्पोरल, ये आपके कान के पीछे हाँ, एक हाँ, उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को मैस्टॉइड बोलते हैं। ये मैस्टॉइड बोन है। हाँ, तो यहाँ से वहाँ पे अटैच मसल जो रहता आई है। गई, वो इसीलिए इसको एससीएम, तो इसमें 3 मिल जाती है आपकी, तो ये मैस्टॉइड इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। जी। तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो जो स्ट्रेच होगा तो हमें वो समझने के लिए इजी रहेगा।